पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। एजीएम कैपिटल्स के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। राजेश जी, ये जो बाज़ार है ये बाइंग और डिप्स का मार्केट हो गया है क्या? अगर ये मार्केट बाइंग और डिप्स का हो गया है तो हम 100-200 पॉइंट वाली रेंज की बात नहीं पूछेंगे, फिर हमसे ये कहेंगे कि हाँ जब जब मौका मिले तो आप खरीदारी कीजिए। तो ये बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है? नमस्कार डिम्पी जी। नमस्ते सर। और भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको प्रणाम। जी। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपने सही कहा कि पिछले हफ्ते ही अगर हम देखें तो बहुत ही नेगेटिव माहौल के बीच में बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सिर्फ शुक्रवार की बात की जाए तो 1-1.25% के आसपास के इंडेक्स में गेन थे। पूरे हफ्ते की बात की जाए तो 2.25-2.5% के आसपास के गेन के साथ बंद हुआ, जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी। इसके कई कारण रहे। एक तकनीकी नजरिए से अगर आप देखो तो बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में था। सारे ही इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड जोन दिखा रहे थे। दूसरे, ग्लोबल सेंटिमेंट्स में थोड़ा सा सुधार हुआ। तीसरे, बॉटम फिशिंग सामने आई। और चौथे, अगर आप देखेंगे ना तो शॉर्ट कवरिंग का माहौल बन गया है, क्योंकि बृहस्पतिवार को एफएनओ की सेटलमेंट है। इस वक्त अगर तकनीकी नजरिए से बात की जाए तो बाजार क्लोजिंग की तरफ ध्यान देगा। 15,950 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो ये अपसाइड और चलता हुआ नजर आएगा। ये तो रही बाजार के माहौल की बात। अब चूंकि फंडामेंटल एनालिस्ट हूं मैं, तो फंडामेंटली अगर कहा जाए तो सबसे अच्छी बात जो बाजार के सामने हो रही है वो कमोडिटी प्राइसेस में जोरदार गिरावट आ रही है चारों तरफ। फिर वो चाहे मेटल्स हो, चाहे एग्री कमोडिटीज हो, चाहे दूसरे हो। तो अगर इस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट रहती है तो ये जो इन्फ्लेशन का दाना वो सामने में खड़ा है पूरे विश्व के सामने, मुझे लगता है कि वहां से थोड़ी सी राहत मिलेगी। भारतीय बाजारों की बात की जाए तो अगर मॉनसून, जो कि आईएमडी का प्रेडिक्शन 103% के आसपास का है, वो आता है तो वहां से राहत मिलेगी। तो लोगों को फिर ये लगेगा कि ठीक है, जो सेंट्रल बैंकर जितने एग्रेसिव स्टैंस ले रहे हैं वो नहीं लेंगे या थोड़ा स्लो लेंगे, तो उस वजह से बाजार में तेजी बनेगी। वैल्यूएशन, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। निफ्टी के ही जो टॉप की कंपनीज है उसमें अगर आप देखो तो 25-25, 30-30% के कट के हैं। टॉप के मिड कैप स्टॉक्स 50-50% का अपने 52 वीक हाई से नीचे हैं। तो अगर किसी का 1.5 साल का नजरिया हो, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए इस वक्त बोलना मुश्किल है, क्योंकि कई चीजें सामने हैं। रशिया यूक्रेन कह लीजिए, रुपए में जो गिरावट देख रहे हैं वो कह लीजिए, या जो रेट्स का भय है वो कह लीजिए। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं छोटी टर्म में, बट लंबी अवधि के लिए बाइंग बिल्कुल बनती है। इस बीच ना बायबैक के प्राइजेस अभी आ जाएंगे। शेयर बायबैक को बोर्ड की अप्रूवल आ गई है और शेयर के अंदर उतार चढ़ाव बहुत स्पीड से हो रहा है। बजाज ऑटो का शेयर भी आप लगा के रखिए, खबर हम आपको बता रहे हैं। राजेश जी, आप जरा इसके बारे में बताइएगा। अगर मान लीजिए बायबैक के अभी प्राइस मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि इसके प्राइस क्या आए हैं। मान लीजिए अगर 4400-4500 का रेट आता है तो क्या इसको पकड़ के बैठ जाए अभी, या फिर अगर 4400 से नीचे का रेट आए, 4600 का भाव आ गया, बायबैक का रेट आया 4600 का, और 4600 के भाव पे बजाज ऑटो के शेयर्स को कंपनी बायबैक करेगी अपनी बैलेंस शीट में बचे हुए कैश का इस्तेमाल करते हुए 4600 रुपया पर रेट। आज सुबह मैं एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 4500 के आसपास का रेट आएगा। राजेश जी, आपकी फर्स्ट पॉइंट चाहिए अभी, क्या इससे और चलेगा बजाज ऑटो? प्राइस बहुत एग्रेसिव है, 4600 के भाव पे कंपनी बायबैक करने जा रही है। अभी सारी रकम आ जाएगी कि कितनी रकम होगी और कितना बड़ा बायबैक होगा, लेकिन रेट बहुत एग्रेसिव रखे हैं। 10 दिन के अंदर कंपनी ने पहले डेफर किया फिर पास किया। आपका फर्स्ट कमेंट सर, क्या करें अभी? इट्स अ बाय। हमने हमारे क्लाइंटों को इसमें लगातार बाइंग की सलाह दी है। डिस्पाइट बायबैक में तो और तड़का लग गया। अमाउंट मुझे भी नहीं पता, अभी आपको भी नहीं पता क्वांटम का। अगर निराशा भी होती है उस क्वांटम को लेकर के कि बायबैक में कम शेयर जाएंगे, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। 4% के आसपास की तो डिविडेंड यील्ड बैठती है। ईवी में अच्छी बढ़त बना रहे हैं। इतने खराब माहौल में अगर महीने दर महीने आप देखो तो 2 लाख के ऊपर की गाड़ियां इन्होंने एक्सपोर्ट करी है। 18 करोड़ के आसपास इनके बैलेंस शीट में कैश पड़ा है। जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से लिए गए हैं, और बावजूद
खराब माहौल के, चाहे रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े हुए हों, सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो, सप्लाई चेन की दिक्कतें हो, इसके बावजूद कंपनी ने चौथी तिमाही के बहुत शानदार नतीजे दिए थे। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बाय बनता है, बायबैक के लिए तो बिल्कुल बनता है, और नहीं भी तो आपको लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए टू व्हीलर्स में। बिल्कुल यस, ये पॉइंट ठीक है कि अपने कैश का बहुत छोटा वाला हिस्सा लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं अश्विन की, राजेश सर की और साथ ही पीयूष की मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कंपनी ऐसा हो गया कि बात की बात भी रखी गई और भाव का भाव भी आ गया। मार्केट में मैसेज भी दे दे कि हम 4600 के रेट पे कंपनी बायबैक कर सकती है, और बात ये भी आ गई कि मैं 19,500 करोड़ में से थोड़ा ही पैसा ही खर्च करूंगा। तो ये बात दोनों जस्टिफिकेशन वाला लग रहा है, इसलिए मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं दोनों की तरफ से चर्निंग है। पहला झटका तब लगा जब इस साइज क्वांटम आया, उसके बाद जैसे धीरे धीरे चीज समझ में आ रही है तो मार्केट उसको रेट कर रहा है। राजेश सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? और जैसा मैंने कहा था ना कि टेंडर कर दें, तो वो बात मैं वापस लेना चाहूंगा, क्योंकि इसमें टेंडर रूट है ही नहीं, उस समय तक खबर आई नहीं थी। अब ये 4600 का ऊपर बैंड है, और जैसा अभी स्वामित बता रहे थे कि जो भी मार्केट का रेट होगा उसमें लेंगे, तो जो भी लोग बायबैक के इंटेंशन से खरीदना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि ना खरीदें। जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं, जैसा मैंने पहले फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे, उसको देखते हुए साल 1.5 साल का कोई का होराइजन हो, तो ये बिल्कुल, अगर ये नेगेटिव सेंटिमेंट के कारण से कोई गिरावट आती है तो खरीदारी का मौका है। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ खरीदारी का मौका देखते हैं एक्सपर्ट्स, और 4600-4500 तक के लेवल्स बजाज ऑटो में बिल्कुल यहाँ देखते हैं। राजेश जी, आप जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ओवरऑल भी बाजार पर आपका एक व्यू जो बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब जिन लेवल्स पर इस वक्त इंडियन मार्केट्स पिछले 2 दिन से बिहेव कर रहे हैं, और अभी एक्सपर्ट्स बुलिश व्यू भी दे रहे हैं, जेपी मॉर्गन का भी एक नजरिया आया, उन्होंने यूएस मार्केट्स पर भी अपना एक नजरिया दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है जुलाई में S&P 500 में एक अच्छा पुल बैक दिख सकता है। तो आपको लग रहा है जो नियर टर्म में जो पेन था या पॉइजन जो था बाजार में, वो कहीं ना कहीं अब कम हो गया है? तो अब एक वन साइड डायरेक्शन क्या कुछ समय के लिए बाजार पर देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, शॉर्ट टर्म में इस वक्त भी व्यू क्लियर नहीं है। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी अभी निर्भर कर रहा है वो रशिया यूक्रेन के युद्ध के ऊपर निर्भर कर रहा है। वहां से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, ऑब्वियसली मार्केट रिएक्ट करेंगे पॉजिटिव साइड पे। बट इस वक्त जो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल है। अगर आप देखो तो लास्ट कितने 8-9 महीने से लगातार एफआईआई की सेलिंग चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि वो लोग थोड़े से रिस्कियर एसेट से सेफ हेवंस में जाना चाहते हैं। जैसे कि क्रिप्टो में उन्होंने क्रैश देखा, क्रूड देखा, इमर्जिंग मार्केट में उन्हें दिक्कत नजर आ रही है, इसलिए वो सेफ हेवंस में जाना चाहते हैं, और इस वजह से यूएस मार्केट में निवेश हो रहा है और दूसरे इमर्जिंग मार्केट से निकल रहा है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर के वहां के वैल्यूएशन महंगे हो जाएंगे और यहाँ के वैल्यूएशन सस्ते हो जाएंगे, उसके बाद ये फ्लो रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर छोटी अवधि की बात की जाए तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सारा कुछ युद्ध पे निर्भर करता है। वहां से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। छोटी अवधि में कुछ भी इस वक्त कहना मुश्किल है, बट लंबी अवधि के लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं, खास करके क्वालिटी स्टॉक्स में जिन्होंने 30-40% के कट देख लिए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं छोटी अवधि में कंसर्न्स हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस भी पिछले दिनों हमने देखा इन्फ्लेशन काफी बड़ा एक मुद्दा बनता हुआ दिखा था। दुनिया भर के अगर सेंट्रल बैंक्स की बात करें, इंटरेस्ट रेट हाइक के एक एक करके दौर चले, क्योंकि इन्फ्लेशन को ठीक करने की कोशिश थी, और इसमें आप ये कोशिश में कुछ हद तक कामयाबी मिलती हुई भी नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स दिग्गज का भी ये मानना है कि सितंबर तक एक सिचुएशन आ सकती है जहां पर महंगाई पीक आउट होती हुई दिखेगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई पिकआउट होती हुई दिखेगी, सही बात है, क्योंकि लगातार वन वे कभी चल नहीं सकता है। आज कमोडिटी प्राइसेस को ही आप देखो तो चाहे वो एग्री कमोडिटीज हो, व्हीट हो या मेटल्स हो, सब में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एग्री कमोडिटीज में गिरावट आती है तो जाहिर सी बात है कि एफएमसीजी एज अ सेक्टर बहुत बेनिफिटेड होगा, या मेटल्स में गिरावट आती है तो सेक्टर बहुत बेनिफिटेड होगा। और महंगाई तो बट ऑब्वियस है कि ऊपर के लेवल से करेक्ट हो रही है। और दूसरे, अगर मॉनसून, जो कि कृषि प्रधान देश भारत है, उसे देखा जाए तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी राहत होगी, और 5वां ऐसा साल होगा जो लगातार अच्छा मॉनसून रहेगा, नॉर्मल मॉनसून रहेगा, तो उसके कारण से महंगाई में एक लगाम लगेगी। और हो सकता है कि जिस तरीके के एग्रेसिव स्टैंड सेंट्रल बैंक न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी ले रहे हैं, वहां थोड़ा सा
वो अपने एग्रेसिवनेस को कम करेंगे। इस बार जो हुआ कि इतनी बड़ी हाइक यूएस में हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड थी, बहुत सालों के बाद इतनी बड़ी हाइक हुई थी, इस वजह से रिएक्शन थोड़ा ज्यादा हुआ था। राजेश सर, एक इसी पॉइंट पे ही जिस जगह हम खड़े हैं, अगर कोई आदमी अपनी स्टॉक लिस्ट बनाना चाहता है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि ठीक है मार्केट तो भी ठीक ही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कोई शेयर आप सजेस्ट कर सकते हैं सर? देखिए, टॉप जिसकी रिस्क एपेटाइट कम हो उन्हें निफ्टी के या लार्ज कैप में रहने चाहिए। उसके लिए मैं रिलायंस, आईटीसी, लार्सन, एचडीएफसी बैंक और सिप्ला, ये 5 अलग अलग क्षेत्र की एक कंपनी। मिनट राजेश जी, एक मिनट के लिए आप ना मेरे को एक एक सेगमेंट का एक एक शेयर इतने ना खरीदे जाएंगे। आप 8 शेयर दोगे, 8 शेयर नहीं ले सकता कोई भी आदमी। अगर आप 8 शेयर, आप रिलायंस आईटीसी में से चुन लो कि हाँ भी आईटीसी आप खरीद लो, मैं लिख दूंगा, बोलूंगा राजेश जी ने मेरे को बताया था आईटीसी, मैं 1 साल बाद आपके पास आऊंगा, फोन करके मैसेज करके बताऊंगा राजेश सर आपने 1 साल पहले आईटीसी बताया था, देखो कितना बढ़िया चला। ऐसे करके आप मेरे को शेयर बताओ, और सर लिमिट कर देते हैं उसकी 5 शेयर बस। आप बेहतरीन 5 शेयर बता दो फिर। रिलायंस, आईटीसी और स्टेट बैंक, ये 3 आपके लार्ज कैप में रख लो आप। टाटा पावर और जिंदल स्टील एंड पावर थोड़े से मिड कैप में रख लो, 5 स्टॉक्स। ओके ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, एसबीआई आप कह रहे हैं कि बड़े शेयर में से, टाटा पावर और जीएसपीएल, जिंदल स्टील एंड पावर, ये आप बता रहे हैं 2 मिड कैटेगरी वाले से। ये 5 शेयरों की लिस्ट राजेश जी ने आज आपको दी है। ये अपने पोर्टफोलियो जो अपना कर रहे हैं, जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनको इस तरह की मार्केट के अंदर कुछ शेयर लेके रखने चाहिए, तो 5 शेयर राजेश सर की तरफ से यहाँ पे मिल गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, उम्मीद करते हैं वापस से जल्दी मुलाकात होगी राजेश सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।